फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी कि क्योंकि मैंने कल बोला था कि कल मैं ये ग्रेविटी का जो है वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट कोई नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे फिर से करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगी आप सबसे। बाकी आज ये हो जाएगा, तो आप सब आज देख सकते हैं। मैंने ग्रेविटेशन का वीडियो बना लिया है। आप सब देख कर बताइएगा कि कैसा है। बाकी ये आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है और अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, तो आप सब उसके लिए शॉर्ट रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। बाकी जो शुरू से पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अब चल ही रहा है पेपर, तो इसमें आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। बाकी रिवीजन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा आज का है ग्रेविटेशन। देखिए इसके बारे में, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या है, कि इसे मतलब किसने दिया है, इसके बारे में किसने बताया, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने बताया। मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो भी जानकारी है वो आइजैक न्यूटन ने दिया है। बाकी गुरुत्वीय बल क्या होती है उसके बारे में चलिए देखते हैं। गुरुत्वीय बल, जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी की ओर वापस आ जाती है, या गुरुत्वीय बल की वजह से गुरुत्वीय बल हमारी पृथ्वी लगाती है किसी भी वस्तु को नीचे खींचने के लिए। मतलब कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींचते हैं तो वह वापस पृथ्वी की ओर आ जाती है, या गुरुत्वीय बल की वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वही गुरुत्वीय बल लगाती है किसी वस्तु को नीचे खींचने के लिए। तो उसे ही मतलब पृथ्वी द्वारा, ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को नीचे खींचने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। और आगे देखिए, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे नहीं आ जाती, मतलब नीचे नहीं आ पाता है। इसे पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। मतलब जब हम किसी वस्तु को 11.2 किमी प्रति सेकेंड के वेग से जब ऊपर, मतलब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे नहीं आ पाती है, इसे पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। जिसका फॉर्मूला ये है, v रूट में है 2gm अपॉन आर, और यहाँ पर gm और r का क्या मान है वो दिया हुआ है, तो आप सब देख सकते हैं। मतलब कि क्या मतलब होता है, m जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, और g जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और तो चलिए देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तो न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के कोई भी दो कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मतलब कि न्यूटन के अनुसार, मतलब ये कहना चाहते हैं न्यूटन कि जब ब्रह्मांड में कोई भी दो कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो वो जिस बल के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और आगे चलिए देखते हैं। बाकी आप सबको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में देखते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सबसे दुर्बल यानी कमज़ोर बल होता है। बाकी जो सबसे मजबूत बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। ये थोड़ा नॉलेज के लिए इसमें बता दिए हैं, आप सब बाकी देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक नियम, मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ब्रह्मांड का कोई भी दो कण जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 हो व उनके बीच की दूरी r हो, स्मॉल r, वे कण एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड का कोई भी दो कण जिसका द्रव्यमान m1 और m2 हो और उनके बीच की जो दूरी हो वो स्मॉल r हो, तो वे कण एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। बाकी इसके लिए देख सकते हैं, ये फिगर बना हुआ है और इसमें जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब m1 और m2 के होता है, m1 इंटू m2।
बाकी F1 मतलब F जो होता है और F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होता है, R के स्क्वायर के होता है। बाकी आप आगे देखिए, इसके बारे में भी दिया हुआ है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो इस नियमानुसार इन कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समानुपाती, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, F बराबर G M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर G हमारा नियतांक है और इसका मान क्या है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। और यह जो मान है मतलब G कैपिटल G का यानी कि नियतांक का ये जो मान है 6.67 गुणे 10⁻⁻11, तो यह मान जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया है, हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने दिया है। बाकी इसका फॉर्मूला यहाँ पर एक और भी है, G बराबर F_R स्क्वायर, मतलब कि उसे कन्वर्ट करके बना है ये, G बराबर F_R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, और इसका जो मतलब कि मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। और बाकी इसका जो बीमा है वो M-1 L3T-2 है। आप सब ये देख सकते हैं, बीमा थोड़ा आता है तो आप सब बीमा भी याद कर लीजिएगा। और देखते हैं, यदि दो कणों के मतलब कि ये थोड़ा एक क्वेश्चन है, यदि दो कणों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना गुना होगा। ये क्वेश्चन दिया मतलब दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप सभी से देख लीजिएगा। और ये इसी फॉर्मूले पर लगेगा, F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के, तो इसी फॉर्मूले पर लगेगा। आप सब ये देख सकते हैं 4 गुना आया है, देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आ गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण किसे कहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को A से हम लोग दर्शाते हैं। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन में मतलब वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, मतलब कि त्वरण का हम इस तरह कह सकते हैं कि जो वेग में परिवर्तन होता है उसके बटे जो उसमें परिवर्तन में जो समय लगता है वो होता है। तो और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A = V - U अपॉन T। V - U क्या है, हमारा वेग में परिवर्तन है, T हमारा समय है, A हमारा त्वरण है। और V इसमें क्या है, V दिया गया है अंतिम वेग है, यहाँ पर देख सकते हैं V जो हमारा है अंतिम वेग है, U जो है प्रारंभिक वेग है और T हमारा समय है। बाकी त्वरण जो होता है, त्वरण एक अदिश मतलब सदिश राशि होता है, सॉरी आप सब देख लीजिए, थोड़ा हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। त्वरण एक सदिश राशि है और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है मतलब इसका विमा वो होता है m0 l के पावर 1 t के पावर -2। यहाँ पर सब देख सकते हैं ये होता है। और आगे देखते हैं, त्वरण का मान, जो त्वरण का मान होता है वो धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक, इसमें से कोई भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है त्वरण का मान। और जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे हम मंदन कहते हैं। बाकी देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल की वजह से वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। मतलब कि जो गुरुत्वीय बल होता है उसकी वजह से किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो और आगे चलिए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है m⁴ l⁴ 1 t⁻⁻2 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी और आगे पॉइंट जो दिया है, पृथ्वी की सतह या समुद्र तल या 45 डिग्री के अक्षांश पर स्मॉल g का जो मान होता है वो 9.806 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि जनरली हम लोग 9.8 मान लेते हैं या
लगभग में 10 के बराबर मान लेते हैं। तो ये है। और फिर उसके बाद दिया गया है कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है। तो चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान जो होता है 1.625 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। बाकी सूर्य पर स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो सूर्य पर स्मॉल जी का मान 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो पृथ्वी का लमसम 18 गुना होता है, मतलब 28 गुना होता है। सूर्य पर स्मॉल जी का मान 274 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो पृथ्वी का 28 गुना होता है। बाकी यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे आप सब देख सकते हैं। और फॉर्मूला ना आप सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मतलब जो न्यूमेरिकल आ जाता है तो डायरेक्ट फार्मूला बेस ही होता है, तो इसलिए फार्मूला आप सब ज़रूर याद करिएगा। तो देखिए स्मॉल जी का जो फार्मूला है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन जो है ये कैपिटल आर का स्क्वायर है। यानी कि जो मतलब स्मॉल जी होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के, जहाँ पर जी कैपिटल जी का जो होता है वो सार्वत्रिक नियतांक होता है, वो तो हम आगे देखे हैं। और इसका मान जो है वो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। बाकी एम जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी हम आगे देखें। और इसका मान मतलब कि पृथ्वी के द्रव्यमान का मान जो कैपिटल एम है, इसका मान क्या होता है 6 गुणे 10⁻24 केजी यानी किलोग्राम। बाकी कैपिटल आर क्या होता है। तो कैपिटल आर जो है हमारा वो पृथ्वी की त्रिज्या है, और इसका मान 6371 किलोमीटर होता है, या लगभग मान सकते हैं 6400 किलोमीटर, लगभग इतना मान सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो दिया हुआ है ध्रुव पोल, मतलब जो ऊपर के साइड होता है पृथ्वी के, वो ध्रुव पोल होता है। तो ध्रुव पोल किसे कहते हैं देखते हैं हम। ध्रुवों पर त्रिज्या का मान सबसे कम होता है, इसलिए जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो ध्रुव होता है यानी कि सबसे पीक पॉइंट जो होता है ना, ध्रुव से ही कहते हैं। तो ध्रुवों पर त्रिज्या का जो मान होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। बाकी भूमध्य रेखा जो बीच से मतलब लाइन गुजरती भूमध्य रेखा, वहाँ पर भूमध्य रेखा पर त्रिज्या का मान सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर त्रिज्या का मान सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्मॉल जी का मान सबसे कम होता है। यानी कि जब त्रिज्या का मान ज़्यादा होगा तो स्मॉल जी का मान कम होगा, और जब स्मॉल जी का मान ज़्यादा होगा तो त्रिज्या का मान कम होगा। ये आप सब देख सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। ध्रुवों से केंद्र की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, इसलिए जी का मान घटता है। यानी कि ध्रुव से जब पृथ्वी के केंद्र की ओर हम जाते हैं तो त्रिज्या बढ़ती है, इसलिए स्मॉल जी का मान जो होता है वो घटता है। बाकी आवर्तकाल किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। आवर्तकाल एक दोलन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहा जाता है। यह आवर्तकाल जो होता है वो एक अदिश राशि होता है, और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल का मान √L के समानुपाती होता है, और √G के विलोमानुपाती होता है। तो इसका मतलब कि जो आवर्तकाल है वो √L के समानुपाती और √G के विलोमानुपाती होता है। आवर्तकाल पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब आवर्तकाल पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप सब देख सकते हैं। T बराबर 2π इंटू √L/G, ये देख सकते हैं फॉर्मूला, आप सब याद कर लीजिएगा। बाकी इसके लिए भी एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसे देख लीजिएगा आप सब। मतलब कि जब 21 न्यूटन के बल को 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो त्वरण मतलब कि F बराबर m/a, ये फॉर्मूला है। तो हमारा बल दिया हुआ है 21 न्यूटन, और जो द्रव्यमान दिया है वो 3 kg दिया हुआ है, तो त्वरण हमें निकालना है तो ईजिली निकल जाएगा, आएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बाकी अब लिफ्ट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। बाकी अगर कोई बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई दे रहा हो तो आप सब उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि थोड़ा मतलब अब सावन का महीना है तो हर जगह बजता रहता है डीजे वगैरह, तो उसे इग्नोर करिएगा। आप सबका जो काम का चीज़ है बस उस पर फोकस करिए और सब के बारे में छोड़िए।
तो देखते हैं हम लिफ्ट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में। स्थिति फर्स्ट स्थिति में क्या होता है, जब लिफ्ट स्थिर हो तो व्यक्ति का आभासी भार जो होता है वो बराबर वास्तविक भार होता है। जब लिफ्ट स्थिर हो तो व्यक्ति का आभासी भार बराबर वास्तविक भार होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। स्थिति 2 क्या है, स्थिति 2, जब कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है तो जो W होता है, भार होता है, वो W बराबर mg होता है, जहाँ पर मतलब ये इसको मतलब कि दिया गया है डिटेल में, आप सब देख सकते हैं। W डैश बराबर mg प्लस या माइनस में ए हो सकता है, क्योंकि हमारा जब ऊपर जा रहा है लिफ्ट त्वरण, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो त्वरण हमारा धनात्मक होगा, तो इसलिए यहाँ पर W बराबर mg प्लस ma आ जाएगा, जहाँ पर W डैश जो है वो हमारा वास्तविक भार है, आभासी भार है सॉरी, और W जो है वो हमारा वास्तविक भार है। तो यहाँ पर ये तो दिया गया है, ये हमारा मेन फार्मूला है W बराबर mg, बाकी ये W डैश जो है ये हमारा आभासी भार होता है। और फिर उसके बाद स्थिति 3 क्या है, जब कोई लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आती है तो जब मतलब कि जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर आती है त्वरण से, तो उसके बाद मतलब ये हमारा मेन फार्मूला हो गया W बराबर mg, और W डैश जो है हमारा आभासी भार है, आप सब जानते हैं। तो चूँकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा त्वरण माइनस होगा, निगेटिव में होगा, तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा W डैश बराबर mg माइनस ma। W डैश हमारा आभासी भार है, तो इससे मतलब ये निकलेगा कि हमारा आभासी भार जो होगा वो वास्तविक भार से कम होगा। बाकी इसमें जो है तो इसमें आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से अधिक होगा, आप सब देख सकते हैं, आभासी भार अधिक होगा, वास्तविक भार जो होगा कम होगा। और स्थिति 4 क्या है, जब कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो त्वरण हमारा शून्य हो जाता है, मतलब समान वेग से ऊपर जा रहा है, समान वेग से नीचे आ रहा है तो त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। और स्थिति 5 क्या है, जब कोई लिफ्ट नीचे आते समय उसकी डोरी जो होती है वो टूट जाए तो आभासी भार शून्य हो जाएगा, मतलब कि लिफ्ट नीचे आ रहा है और उसका डोरी टूट जाए तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा तो भी उसका आभासी भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा। बाकी और देखते हैं केपलर का नियम क्या होता है। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, मतलब ग्रहों के नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है, और उससे संबंधित 3 नियम दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम जो है, सभी ग्रहों की कक्षा, आगे देखते हैं, सभी ग्रहों की जो कक्षा होती है, पहला नियम है उनका, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है, मतलब प्रथम नियम है कि सभी ग्रहों की कक्षा जो होती है वो दीर्घ वृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। और द्वितीय नियम क्या है, केपलर का द्वितीय नियम, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, मतलब जो रेखा ग्रहों को सूर्य से जोड़ती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। अब देखते हैं केपलर का तीसरा नियम क्या कहता है, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का जो वर्ग होता है वो अर्ध दीर्घ अक्ष घन के समानुपाती होता है, मतलब कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष घन के अर्ध दीर्घ जो होता है अर्ध दीर्घ अक्ष उसके घन के समानुपाती होता है। बाकी ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया है, ये आगे भी दिया था और यहाँ पर भी दिया, इसे मतलब आप सब याद कर लीजिएगा। और यह सिर्फ अभी हम बताएं ना कि रिवीजन के तौर पर है, अभी जिसका भी पेपर लगा हुआ है ग्रुप डी का, और ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं बल्कि एलपी में भी आप सबका काम कर देगा और टेक्नीशियन में भी, तो आप सब इसे देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ मतलब कि अगर आप सब इसे सेटिस्फाई नहीं है या कुछ सही नहीं लग रहा तो आप सब उसे भी कमेंट में बताइए ना, आप सबका जो भी डाउट है। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगला वीडियो आप सबको किस टॉपिक पर चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, उसे भी ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फ्रेंड्स।